सर्दी की तेज ठिठुरन शीशे की बड़ी खिड़कियों से होकर कमरे के महंगे गहरे रंग के पर्दों से टकराकर बेअसर लौट रही थी। बाहर रात का आखिरी पहर था और कमरे के भीतर हीटर की गर्मी जमी हुई ठंड को कम कर रही थी। वह हर्षवर्धन शर्मा का बेडरूम था और यहाँ की हर चीज उसके रुतबे और सलीके की झलक देती थी। महंगे और सजे सवरे बिस्तर के एक कोने पर आकांक्षा सिमटी हुई बैठी थी। यहाँ आए उसे 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। कल दोपहर तक वह अपने गांव के कच्चे आंगन में थी, इस सच से बेखबर कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। फिर हर्षवर्धन शर्मा आया था, वह शख्स जिसका नाम ही उसने अब तक सुना था, जिससे बचपन में उसकी शादी तय कर दी गई थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे उसके घर वाले और शायद आकांक्षा भी भूल चुकी थी, मगर वह नहीं भूला था। वह अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने आया था। पूरे खानदान की नाराजगी को नजरअंदाज कर वह उसे अपने साथ ले आया था। ना कोई बारात, ना सामान, जैसे वह उसे यूं ही ले आया हो। सफर की थकान अचानक बदली, जिंदगी का सदमा और अनजानी जगह का डर उसे रात तक पूरी तरह तोड़ चुका था। हर्षवर्धन ने उसे कमरा दिखाया, खुद किसी और कमरे में चला गया और वह बिस्तर पर गिरते ही टूट गई थी। लेकिन बदकिस्मती ने नींद में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली। उसके पास कपड़ों का दूसरा जोड़ा तक नहीं था। बाकी जरूरी सामान की तो बात ही क्या। घबराहट, शर्म और बेबसी में उसने बाथरूम से जुड़े वॉक इन अलमारी की ओर देखा, जहां कई महंगे सूट टंगे थे। वहीं एक दराज में करीने से रखे पुरुषों के कपड़े दिखाई दिए। कांपते हाथों से उसने एक निकाल लिया। मजबूरी में वही पहनकर वापस बिस्तर में घुस गई। वह उसकी मजबूरी थी, लेकिन दिल इस बात से बुरी तरह धड़क रहा था। उसके बाद कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। ठीक 5:30 बजे अलार्म बजने से 1 मिनट पहले हर्षवर्धन शर्मा की आंख खुल गई। यह उसकी बरसों पुरानी आदत थी। वह अनुशासन का पक्का और अपने रोजमर्रा के कामों में भी सख्त था। आज का दिन उसके लिए काम के लिहाज से अहम था। बस फर्क इतना था कि आज उसके घर में, उसके कमरे में एक अनजान लड़की सो रही थी। एक जिम्मेदारी जिसे वह टाल नहीं सकता था। वह अपने कमरे में पहुंचा और उसकी नजर अपने आप बिस्तर के उस कोने पर चली गई जहां आकांक्षा गहरी नींद में सो रही थी। थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। रात में ओढ़ी हुई शॉल अब भी उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, मगर नींद में वह कुछ हट गई थी। हर्षवर्धन शर्मा ने कंधे उचकाए, उसे तैयार होना था। वह अलमारी की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और आज के लिए अपना सूट चुना। फिर उस दराज की तरफ हाथ बढ़ाया जहां उसके बाकी कपड़े रहते थे, मगर आज वहां कुछ बिखरा हुआ सा लगा। उसे अपने जरूरी कपड़े नहीं मिले। उसने माथे पर सिकन डाली। अजीब है, उसने धीमे से कहा। ऑफिस निकलने की जल्दी थी। उसने सोचा शायद कम रोशनी में दिख नहीं रहा। वह पलटा और कमरे का मेन स्विच ऑन कर दिया। तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अजीब बात है, वह बुदबुदाया और उसकी नजर सबसे पहले आकांक्षा पर पड़ी, जो अब भी बेखबर सो रही थी। तेज रोशनी से उसकी आंखें नींद में ही फड़फड़ाईं। उसने करवट बदली और इसी हरकत में उसकी शर्ट पर हर्षवर्धन की नजर पड़ी, जो दराज में अपनी शर्ट तलाश रहा था। बेख्याली में उसकी तरफ नजर उठ गई। एक पल के लिए वह ठिठक गया। वह दुबली पतली थी, शायद कमजोर भी, और एक लम्हे के लिए उसे अजीब सा एहसास हुआ। फिर उसकी नजर उस चीज पर पड़ी जिसने उसके दिमाग में गुस्सा भर दिया। उसकी शर्ट, जिस पर उसकी पसंदीदा विदेशी ब्रांड का नाम लिखा था, वह उसकी शर्ट थी। एक सेकंड के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आंखों में ठंडा गुस्सा और तिरस्कार उभर आया। इसका मतलब लड़की रात में उसकी अलमारी तक गई थी, उसकी निजी चीजों को हाथ लगाया था। वह तेज कदमों से बिस्तर तक पहुंचा। आकांक्षा अब भी नींद और जागने के बीच की हालत में थी। उठो, उसकी आवाज में सख्ती थी। आकांक्षा घबराकर उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने हर्षवर्धन शर्मा खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तपा हुआ और आंखें आग उगल रही थी। क्या हुआ? वह डर से कांपती हुई बोली। यह कैसी बदतमीजी है?
हर्षवर्धन ने झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे लगभग बिस्तर से खींच लिया। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। आकांक्षा की आंखों में दर्द से पानी आ गया। मेरा बाजू छोड़िए, वह करा उठी। बकवास बंद करो, वह चिल्लाया। तुमने किसकी इजाजत से मेरी चीजों को हाथ लगाया? आकांक्षा का दिमाग अभी पूरी तरह होश में नहीं आया था। वह बस उसके गुस्से से लाल चेहरे को देख रही थी। कैसी चीजें? मैंने कुछ नहीं किया, वह हकलाते हुए बोली। झूठ मत बोलो। हर्षवर्धन का गुस्सा और भड़क उठा। मेरे कपड़ों को ना सिर्फ हाथ लगाया बल्कि उन्हें इस्तेमाल भी किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आकांक्षा अब भी उलझी हुई थी। मैं समझी नहीं। हर्षवर्धन शर्मा ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे सिर से पैर तक देखा और फिर नफरत से उसकी शर्ट की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि आकांक्षा का दिल बैठ गया। तुमने मेरे कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना पूछे किसी की चीजें इस्तेमाल करते हुए। एक पल को आकांक्षा को लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसका चेहरा जो पहले डर से सफेद था अब शर्म से लाल होने लगा। शब्द गले में अटक गए। उसका मन किया कि चुल्लू भर पानी में डूब जाए। इससे बेहतर तो तबाह हो जाना था। आंखों में आंसू भर आए और वह खुद को समेटते हुए उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जवाब दो। हर्षवर्धन ने उसका बाजू और जोर से झकझोर दिया। वो दरअसल आकांक्षा की आवाज घबराहट में टूट रही थी। वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और नजरें झुका ली। मुझे अचानक जरूरत पड़ गई थी। मेरा सामान भी यहाँ नहीं था। तो हर्षवर्धन ने उसकी बात काट दी। आवाज में तंज था। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी रातों रात कि तुम्हें मेरे कपड़े पहनने पड़े? उसका लहजा, सवाल और नजरें आकांक्षा के लिए असहनीय हो गए। वह और यह तमाशा सहन नहीं कर पाई। जिन आंसुओं को वह रोक रही थी वे अब गालों पर बहने लगे। उसने सारी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई धीमी आवाज में फर्श को देखते हुए बोली, दरअसल मेरे कपड़े खराब हो गए थे, उनमें पसीने की महक आ रही थी। और यह बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने महसूस किया हर्षवर्धन की पकड़ उसके हाथ से ढीली पड़ गई। डरते हुए उसने भीगी पलकों से ऊपर देखा। हर्षवर्धन शर्मा वहीं जड़ होकर खड़ा था। उसके चेहरे का गुस्सा, अकड़ और तपिश एक पल में गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी असहजता आ गई थी। कुछ पल वह यूं ही खड़ा रहा। उसकी नजरें आकांक्षा के आंसुओं से भीगे चेहरे पर टिकी थी। उसका गुस्सा, उसकी शक्ति सब इस एक मजबूरी के सामने बेबस नजर आने लगे। आकांक्षा ने देखा कि उसका चेहरा तेजी से रंग बदल रहा था। गुस्से से नहीं बल्कि गहरी झेप से। अगले ही पल हर्षवर्धन ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे करंट लग गया हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह तेजी से मुड़ा और लंबे लंबे कदम भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करने की भी उसने परवाह नहीं की। आकांक्षा घबराहट और डर के हाल में उसे जाता हुआ देखती रह गई और फिर वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका बाजू जहां हर्षवर्धन ने पकड़ा था बुरी तरह दर्द कर रहा था, लेकिन उसका दिल उस दर्द से कहीं ज्यादा जख्मी था। कमरे की तेज रोशनी, बिखरा हुआ बिस्तर और खुले दरवाजे से आती ठंडी हवा सब मिलकर उसकी बेबसी और अपमान का मजाक उड़ा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या उस आदमी के अजीब व्यवहार पर हैरान हो जो उसे अपनी पत्नी बनाकर यहाँ लाया था। लेकिन उसकी एक मजबूरी सुनते ही कमरे से ऐसे भाग गया जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। वह यहाँ क्यों थी? इस अजनबी शख्स और गुस्सैल आदमी के कमरे में वह कर ही क्या रही थी? इस अपमान से बचने के लिए उसका मन खुद ब खुद अतीत में भटकने लगा। यह सब आखिर शुरू कब हुआ था? उसने अपनी भीगी आंखें रगड़ते हुए सोचा। 10 साल पहले शर्मा हवेली का बड़ा सा आंगन मेहमानों से भरा हुआ था।
ना कोई शादी थी, ना कोई खास रस्म, लेकिन माहौल किसी समारोह से कम नहीं था। 12 साल की आकांक्षा, जिसे उसकी माँ ने जिद करके भारी फ्रॉक पहना दी थी, आंगन के एक कोने में अपनी सहेलियों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि आज हवेली के बड़े साहब बाबूलाल शर्मा शहर से आए थे और उनके साथ उनका 18 साल का बेटा हर्षवर्धन भी था। आकांक्षा के लिए हर्षवर्धन बस शहर में रहने वाला एक लड़का था, जो साल में 1-2 बार ही दिखाई देता था और जब भी आता अपनी किताबों या खिलौनों में ही डूबा रहता। गांव के बच्चों के साथ खेलना उसे अच्छा नहीं लगता था। आज भी वह एक तरफ सफेद कुर्ता पैजामा और काले रंग की जैकेट पहने किसी बुजुर्ग की तरह गंभीर चेहरा बनाए बैठा था, जबकि आकांक्षा मिट्टी में खेलते हुए हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी उसके पिता अमरपाल ने उसे आवाज दी, आकांक्षा बेटा इधर आओ। आकांक्षा का परिवार हवेली के पड़ोस में रहता था। हवेली में रहने वाले लोग शहर में बस गए थे। कभी कभार महीनों में हवेली आते थे तो हवेली की देखरेख की जिम्मेदारी आकांक्षा के पिता अमरपाल और आकांक्षा की मां पर थी। अमरपाल एक सीधे सादे और दिल के साफ इंसान थे। अपने पड़ोसी बाबूलाल शर्मा की दौलत, रुतबे और रईसी से ज्यादा उन्हें अपनापन और इंसानियत की अहमियत प्यारी थी। आकांक्षा अपने पिता की लाडली थी। आवाज सुनते ही वह दौड़ती हुई आई। जी पापा। अमरपाल ने उसे गोद में उठाकर प्यार से गले लगाया। मेरी गुड़िया रानी, आज हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। आकांक्षा खुशी से ताली बजाने लगी। कहाँ है तोहफा? अमरपाल मुस्कुराए और उसे लेकर उस चबूतरे पर बैठ गए जहां बाबूलाल शर्मा, हर्षवर्धन और परिवार के बाकी बड़े बैठे थे। अमरपाल ने कहा, भाई साहब, आप जानते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। दुनिया का कोई भरोसा नहीं। मेरी बस एक ही इच्छा है। बाबूलाल शर्मा, जो अमरपाल की गिरती सेहत से वाकिफ थे, गंभीर होकर बोले, कहो अमरपाल, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अमरपाल ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। मैं चाहता हूँ कि यह शर्मा परिवार की बहू बने। मैं अपने जीते जी इसका हाथ हर्षवर्धन के हाथ में दे देना चाहता हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मुझे सुकून रहे कि मेरी बेटी सुरक्षित हाथों में है। आंगन में एक पल को सन्नाटा छा गया। 18 साल का हर्षवर्धन चौंक कर अपने पिता की ओर देखने लगा। आकांक्षा, जो अब भी पिता की गोद में बैठी तोहफे का इंतजार कर रही थी, कुछ समझ नहीं पाई। बाबूलाल शर्मा ने एक नजर अपने बेटे पर डाली और फिर मुस्कुरा दिए। अमरपाल, इसमें सोचने की क्या बात है? हर्षवर्धन से बेहतर इसके लिए कौन हो सकता है? हमें मंजूर है। बाबूलाल जी अमरपाल की काफी इज्जत करते थे। वो रुपए पैसे में भले ही उनसे कम हो, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे और बाबूलाल जी जानते थे कि आज के दौर में अच्छे लोग मिलना आसान नहीं है। आकांक्षा की माँ, जो पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, उनकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन पापा, मेरा तोहफा? आकांक्षा ने पिता के कुर्ते का बटन घुमाते हुए मासूमियत से पूछा। अमरपाल हंस पड़े। बेटा, तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। और फिर बच्चों के शोर, बड़ों की धीमी बातचीत और 12 साल की आकांक्षा की नासमझ हंसी के बीच सगाई करवा दी गई। हर्षवर्धन ने एक पल अपने पिता के सख्त चेहरे की तरफ देखा, फिर अपनी होने वाली दुल्हन की ओर, जो अब भी अपनी फ्रॉक के धागे से खेल रही थी। इस तरह मिट्टी में खेलती आकांक्षा हर्षवर्धन शर्मा की मंगेतर बन गई, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने। इसके 2 साल बाद ही हर्षवर्धन शर्मा को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया गया। पहले वह लंदन गया, फिर अमेरिका। समय यूं ही बीतता चला गया। आकांक्षा बचपन से किशोरा अवस्था और फिर धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर पहुंचने लगी। गांव के स्कूल से कॉलेज तक का सफर तय करने लगी। उसके लिए वह बचपन का रिश्ता एक भूली बिसरी याद, एक धुंधला सा सपना बन चुका था। कभी कभार जब परिवार में कोई शादी होती तो उसकी माँ आह भरकर कहती, मेरी बेटी की शादी ना जाने कब होगी। वो तो जैसे सब भूल ही गया है। आकांक्षा किताबों से नजरें हटाकर हंस देती। अम्मा, आप भी कैसी बातें करने लगी हैं? वो तो बचपन की बात थी, एक मजाक,
क्या आपको सच में लगता है कि अमेरिका में पढ़ा लिखा इतना बड़ा बिजनेसमैन हर्षवर्धन शर्मा गांव की एक साधारण लड़की को याद रखेगा? उसने वहाँ किसी विदेशी लड़की से शादी कर ली होगी। ऐसा मत कहे, उसकी माँ तड़प कर बोलती। तेरा उस पर हक है। तेरे पापा ने यह रिश्ता जोड़ा था। पापा ने जोड़ा था। आकांक्षा की आवाज में कड़वाहट आ जाती। लेकिन पापा भी तो अब नहीं रहे। अमरपाल का निधन आकांक्षा की मैट्रिक की परीक्षा के दौरान हुआ था और वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। वह अपने पिता की लाडली थी। उनके जाने के बाद जैसे उसके सिर से साया उठ गया हो। उसे याद था कि पिता की अंतिम विदाई में पूरा मोहल्ला मौजूद था। बाबूलाल शर्मा भी आए थे, मगर हर्षवर्धन शर्मा नहीं आया। किसी ने कहा उसकी परीक्षाएं चल रही हैं, वह नहीं आ सकता। उसी दिन आकांक्षा के दिल से हर्षवर्धन शर्मा नाम की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जो आदमी उसके पिता की अंतिम विदाई में नहीं आ सका, वह उसकी जिंदगी में क्या आता? पिता के जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। बाबूलाल शर्मा ने आर्थिक मदद तो जारी रखी, मगर वह सम्मान और वह सुरक्षा खत्म हो चुकी थी। अब आकांक्षा और उसकी माँ को बेचारियों की तरह देखा जाता। हर्षिता और सुमन जैसे रिश्तेदार भी अब अलग नजरों से देखने लगे थे और किरण जो हवेली में काम करती थी, उसके व्यवहार में भी पहले जैसी अपनापन नहीं रहा था। फिर एक दिन जब आकांक्षा अपने पिता की मौत के सदमे से उभरकर अपनी जिंदगी को संभालने की सोच रही थी, वह अचानक वापस आ गया। 2 दिन पहले की बात थी जब वह कॉलेज से लौटकर थकी हारी पानी पी रही थी कि हवेली के पुराने जर्जर दरवाजे के बाहर एक चमचमाती मर्सिडीज आकर रुकी। गांव में ऐसी गाड़ी का आना किसी अजूबे से कम नहीं था। गाड़ी से जो शख्स उतरा उसने काला 3 पीस सूट पहन रखा था और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था। वह किसी भी तरह से गांव का आदमी नहीं लग रहा था। वह हर्षवर्धन शर्मा था। पिता की मौत के 2 साल बाद और अपनी सगाई के 10 साल बाद उसे अपनी मंगेतर की याद आई थी। वह सीधे आकांक्षा के घर आया। आकांक्षा और उसकी माँ उसे देखकर हक्की बक्की रह गईं। वह अब 18 साल का लड़का नहीं था, बल्कि 28 साल का एक रौबीला, सख्त चेहरे वाला और बेहद आकर्षक आदमी बन चुका था, जिसकी आंखों में गांव की मासूमियत का नामो निशान नहीं बचा था। आंटी, उसने औपचारिक लहजे में आकांक्षा की माँ को संबोधित किया। मैं आकांक्षा को लेने आया हूँ। उसके आने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। बाकी लोग, बुआ, चाचियां और रिश्तेदार सब इकट्ठा हो गए। अरे वाह हर्षवर्धन बेटा, उसकी बड़ी बुआ ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। आज इतने सालों बाद कैसे याद आ गई? जब भाई जिंदा थे तब तो वक्त नहीं मिला उनके साथ आने का, अब रहम खाने आए हो? हर्षवर्धन ने अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखें उसके लहजे से भी ज्यादा ठंडी थीं। बुआ, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या करने आए हो? गांव में रहने वाली एक औरत तुरंत बोली, जिसकी नजरें उसकी दौलत पर टिकी थी। बेटा, तुम तो शहर के हो, इस गांव की लड़की में क्या रखा है? यह आकांक्षा अब तुम्हारे लायक भी नहीं रही। मेरी बेटी तो शहर में पड़ी और वहीं रहती है। पूरे गांव की औरतें उसे अपना दामाद बनाने के सपने देखने लगे थे। वे सब उस बचपन की सगाई को सिर्फ एक रस्म मानकर भूल चुके थे। आकांक्षा चुपचाप यह तमाशा देख रही थी। उसके अंदर गहरी बेइज्जती की आग जल रही थी, जैसे वह कोई बिकने वाली चीज हो। हर्षवर्धन ने पूरे जमावड़े पर एक नजर डाली, फिर उसकी नजर आकांक्षा पर जाकर ठहर गई, जो डर और गुस्से से लाल हो रही थी। मैं यहाँ कोई नया रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि सब चुप हो गए। मैं अपना रिश्ता निभाने आया हूँ। आकांक्षा मेरी मंगेतर है। हमारे बीच सगाई हुई है और मैं उससे आज ही शादी करके अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूँ। मगर बेटा, यह कैसे मुमकिन है? उसकी बुआ ने आखिरी कोशिश की। रस्में, रीति रिवाज, बारात, मुझे इन रस्मों की परवाह नहीं। हर्षवर्धन ने साफ फैसला सुना दिया। मेरे पिता की यही आखिरी इच्छा थी। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि मैं ही आकांक्षा की जिम्मेदारी निभाऊं। मैं उनकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। उसने इच्छा शब्द पर खास जोर दिया। वह फिर मुड़ा और आकांक्षा की माँ से बोला, आंटी, हम 1 घंटे में निकल रहे हैं।
आकांक्षा की माँ रो पड़ी। बेटा, इतनी जल्दी बिना किसी तैयारी के कैसे? मेरे साथ वकील साहब आए हैं, अभी ही रजिस्टर्ड मैरिज होगी। आप सामान बांध दीजिए। हर्षवर्धन का लहजा पत्थर जैसा सख्त था। या आप चाहती हैं कि वह बिना सामान के ही मेरे साथ चले? फैसला आपका है। वकील ने कागजों पे दस्तखत करवाए। गवाह आकांक्षा की माँ और हवेली में काम करने वाली किरण बने। विवाह की लिखा पढ़ी खत्म होते ही हर्षवर्धन ने कहा, विदाई आज ही होगी। पूरे परिवार की नाराजगी और लालच भरी नजरों के बावजूद वह हर्षवर्धन शर्मा, जिसे आकांक्षा कब का भुला चुकी थी, उसे अपने साथ ले आया। आकांक्षा को अपनी माँ से ठीक से रोने या लिपटने तक का मौका नहीं मिला। वह बस जल्दी में अपना छोटा सा कॉलेज बैग उठा सकी और उसी चमचमाती गाड़ी में बैठा दी गई। और अब वह ठंडे फर्श पर बैठी काँप रही थी। वसीयत, वह रोते हुए बड़बड़ाई, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, मैं इसके पिता की वसीयत हूँ। अब उसे समझ आ रहा था कि वह आदमी इतना बेरुखा क्यों था। वह उसे अपनी मर्जी से नहीं लाया था। वह उसे एक जिम्मेदारी, एक बोझ, एक वसीयत समझकर लाया था। और आज सुबह उसी वसीयत ने, उसी बोझ ने उसकी निजी शर्ट पहनने पर उसे अपमानित कर दिया था। आकांक्षा ने अपने घुटनों को सीने से लगा लिया और सिसकियां भरने लगी। उसकी विदाई सच में बहुत अचानक हुई थी। हर्षवर्धन शर्मा के जाने के बाद कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जिसे सह पाना मुश्किल था। वह वहीं ठंडे फर्श पर घुटनों में सिर छुपाए बैठी रही। उसका पूरा शरीर शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास से कांप रहा था। उसे वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहा कि वह कितनी देर यूं ही बैठी रोती रही। पेट में उठती दर्द की लहरें उसकी भूख की तकलीफ को और बढ़ा रही थीं। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आकांक्षा चौंक पड़ी। उसका दिल बैठ सा गया। कहीं वह वापस तो नहीं आ गया। इस ख्याल से उसकी सांस अटकने लगी। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और डर से दरवाजे की तरफ देखने लगी। दस्तक फिर हुई, इस बार और धीमी, जैसे कोई संभल कर खड़ा हो। और फिर एक औरत की आवाज आई, बेटी। आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा धीरे से खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला सादे से कामकाजी कपड़ों में अंदर आई। उसके चेहरे पर नरमी और अपनापन था। उसके पीछे एक और जवान लड़की थी जिसके हाथों में कई शॉपिंग बैग थे। नमस्ते मैडम, उस महिला ने बहुत ही मुलायम आवाज में कहा। मेरा नाम मुन्नी है, मैं यहाँ काम करती हूँ। आकांक्षा जो फर्श पर बैठी थी उसे देखकर उठने की कोशिश करने लगी। खुद को समेटते हुए मुन्नी तुरंत आगे बढ़ी। अरे नहीं नहीं बेटी, आप बैठी रहिए, तकलीफ मत कीजिए। उसने पीछे खड़ी लड़की को इशारा किया जिसने सारे शॉपिंग बैग कमरे में रख के खूबसूरत सोफे पर रख दिए। मुन्नी ने एक नज़र में कमरे की हालत, बिस्तर की सिलवटें और आकांक्षा की लाल सूजी हुई आंखें देख ली थी, मगर चेहरे पर कोई सवाल या हैरानी नहीं आने दी। आकांक्षा घबराई हुई सी कभी उन बैग्स को देखती, कभी उस महिला को। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। बेटी, मुन्नी ने बड़े सलीके से कहना शुरू किया, यह सारा सामान शर्मा साहब ने भिजवाया है। यह सुनते ही आकांक्षा के दिमाग पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। हर्षवर्धन शर्मा ने, वही आदमी जो सुबह उसे इस कदर अपमानित करके चला गया था, वह उसके लिए सामान क्यों भिजवाएगा? आकांक्षा की हैरत को देखकर मुन्नी ने अपनी बात जारी रखी। शर्मा हाउस का हुक्म था कि आपकी जरूरत की हर चीज तुरंत पहुंचा दी जाए। उसने सोफे पर रखे बैग्स की तरफ इशारा किया। इसमें आपके कपड़े और बाकी जरूरी सामान है। आकांक्षा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। मुन्नी एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब और भी धीमी और हमदर्द हो गई। बेटी, आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। साहब ने कहा था कि आपका खास ख्याल रखा जाए। खास ख्याल, ये शब्द आकांक्षा के कानों में गूंजे। सुबह वाला सलूक याद आया, वही हर्षवर्धन शर्मा की ठंडी और सख्त हरकत। यह आदमी कितना अजीब था। पहले उसने उसे इतनी बेइज्जती दी और अब
नौकरानी से खास ख्याल रखने की बात कर रहा था। आकांक्षा इतनी हैरान और उलझी हुई थी कि उसे गुस्सा भी नहीं आया। उसने बस ना में सिर हिलाया। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी आवाज बामुश्किल निकली। अच्छा बेटी, मुन्नी ने फौरन बात मान ली। आप यह सामान देख लें, मैं थोड़ी देर में आपके लिए जूस या चाय भिजवा दूंगी, और दोपहर के खाने का भी बता दीजिएगा कि क्या लेंगी। आकांक्षा ने सिर ना में हिलाया। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है बेटी, मुन्नी ने माँ की तरह कहा। रंग कितना पीला पड़ गया है। चलिए मैं खुद ही आपके लिए हल्का फुल्का खाना बनवा देती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मुन्नी ने दूसरी नौकरानी को बाहर जाने का इशारा किया और फिर खुद भी एक तसल्ली भरी नजर देकर कमरे से खामोशी से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आकांक्षा कुछ लम्हों तक वहीं खड़ी रही। फिर उसकी नजर इन शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। वह हिचकिचाते हुए उनकी तरफ बढ़ी। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने पहला बैग खोला। इसमें नए आरामदेह और खूबसूरत सूट निकले, सादे मगर महंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई घर में आराम के लिए पहनता है। साथ ही एक नरम चप्पल भी थी। उसने दूसरा बैग खोला। इसमें महंगे परफ्यूम, लोशन और कुछ मेकअप का सामान था। आकांक्षा यह सब देखकर हैरान रह गई। वही शख्स जो सुबह उसकी एक छोटी सी मजबूरी पर इतना भड़क गया था, अब उसके लिए इतनी फुर्सत से सामान लाया था। फिर उसकी नजर आखिरी बैग पर पड़ी, जो बाकियों से छोटा और सादा था। उसका दिल जोर से धड़का। उसे अंदाजा हो गया था कि इस बैग में क्या हो सकता है। उसने कांपते हाथों से वह बैग खोला। उसके अंदर बिल्कुल वही था जिसकी उसे इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत थी। वाकई रोजमर्रा के निजी कपड़े करीने से रखे हुए, बिल्कुल नए। यह देखकर आकांक्षा की आंखों में आंसुओं की एक नई लहर उमड़ गई, मगर इस बार आंसू खौफ के नहीं थे। यह हैरत, शुक्रगुजारी और एक अजीब सी उलझन के थे। वह वहीं सोफे पर बैठ गई। इसका मतलब सुबह जो सब कुछ सुनने के बाद वह जवान पर लाया था, उसे याद आया कि वह कमरे से कैसे एक झटके से निकला था। वह गुस्से में नहीं गया था, शायद वह शर्मिंदा हो गया था या घबरा गया। इसके तुरंत बाद उसने किसी को फोन करके यह सब चीजें मंगवाई होंगी। उसने उसकी सबसे बड़ी, सबसे प्राइवेट जरूरत का ख्याल रखा था, जिस पर सोचकर आकांक्षा खुद शर्म से मरी जा रही थी। वह अपने आंसू पोंछते हुए बेइख्तियार मुस्कुरा दी। इतना भी बुरा नहीं है हर्षवर्धन जितना मैंने सोचा था, उसने खुद से कहा। उसे सच में एहसास हुआ कि मुझे इन चीजों की कितनी जरूरत थी, खास तौर पर इन प्राइवेट चीजों की। उसे लगा जैसे उसके दिल से कोई भारी पत्थर हटा दिया गया हो। सुबह की सारी कड़वाहट, सारी जिल्लत अब थोड़ी कम लगने लगी। आकांक्षा ने तुरंत इनमें से एक आरामदेह हल्के नीले रंग का सादा लिबास निकाला और सीधा बाथरूम का रुख किया। गर्म पानी के नीचे खड़े होकर ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ सफर की थकान ही नहीं, बल्कि सुबह की बेरुखी का असर भी धो रही हो। जब वह नहाकर साफ सुथरे आरामदेह कपड़ों में बाहर आई तो वह खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। उसने अपने गीले बाल तौलिए से सुखाए और बिस्तर पर आकर बैठ गई। कमरा वही था, मगर आकांक्षा का दिल अब इतना डरा नहीं था। वह हर्षवर्धन शर्मा के बारे में सोच रही थी, वह शख्स जिसने वसीयत पूरी करने के लिए उसे जबरदस्ती ले आया, जिसने सुबह एक मामूली बात पर चीखकर उसे जलील किया और फिर उसकी मजबूरी को समझकर खामोशी से उसकी सबसे बड़ी जरूरत पूरी की। आखिर यह इंसान कैसा है, उसने सोचा, और इस बार उसके दिल में खौफ के साथ ताज्जुब का एक हल्का सा अंश भी शामिल था। उसने पूरा दिन इसी कमरे में गुजार दिया। वह बड़ी शीशे की खिड़की के पास खड़ी हो गई। दिन शाम में ढला और आसमान का रंग हल्के नीले से गहरा नीला हुआ और फिर काला पड़ गया। नीचे सड़कों पर गाड़ियों की रोशनियां सितारों की तरह चमकने लगी। आकांक्षा ने मुन्नी का लाया हुआ जूस पी लिया था और जबरदस्ती दोपहर के खाने में कुछ खा भी लिया था, मगर उसका हलक अब भी सूखा था। अब सुबह वाले वाक़ये से ज्यादा उस शख्स की वापसी का खौफ उसे सता रहा था। जब वह रात को वापस आएगा तो क्या होगा? उसने सोचा, क्या वह फिर
मुझ पर चीखेगा या मुझे इस कमरे से निकाल देगा। मगर फिर उसे वे शॉपिंग बैग्स याद आए। नहीं, अगर उसे निकालना होता तो वह मेरी सबसे जरूरी चीजें क्यों मंगवाता? यह ख्याल उसे पागल कर रहा था। वह बिस्तर के एक कोने पर खुद को समेट कर बैठ गई। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था और दुपट्टा भी सलीके से ओढ़ा हुआ था। अपने नम बालों को कंघी करके एक साधारण चुटिया बना ली थी। वह सुबह की बिखरी हुई डरी सहमी लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि एक थकी हुई, संजीदा और किसी फैसले की इंतजार करती हुई लड़की लग रही थी। रात के लगभग 10 बजे उसने नीचे मुख्य दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। उसका दिल उसकी हलक में उतर गया। वह आ गया था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने कदमों की आहट सुनी, भारी भरोसेमंद कदम जो सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कमरे की तरफ आ रहे थे। हर कदम उसके दिल की धड़कन तेज कर रहा था। कदमों की आहट दरवाजे पर आकर रुक गई। एक लम्हे की खामोशी छा गई। आकांक्षा ने सांस रोक ली। फिर दरवाजे का हैंडल घूमा और दरवाजा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। हर्षवर्धन शर्मा अंदर दाखिल हुआ और वह दिन भर से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। उसने अपने गहरे नीले रंग के सूट का कोट उतारकर बाजू पर डाली, टाई की नॉट ढीली की और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले थे। उसके चेहरे पर दिन भर की थकावट साफ दिख रही थी, मगर उसकी आंखों में वही सर्द गहरी चमक थी। वह कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नजरें सीधी बिस्तर की तरफ गई थीं। शायद वह कपड़े बदलना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर आकांक्षा पर पड़ी, जो बिस्तर के कोने पर खामोश बुत की तरह बैठी उसे देख रही थी। हर्षवर्धन शर्मा ठिठक कर रुक गया। उसके कदम वहीं जम गए। उसने सोचा था कि उसे सुबह की तरह रोती बिलखती हुई हालत में पाएगा, मगर उसके सामने जो आकांक्षा खड़ी थी वह साफ सुथरी, शांत और पूरी तरह संभली हुई थी। उसके ताजगी से भरे चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें अब भी चमक रही थीं और बालों से शैम्पू की हल्की मीठी खुशबू आ रही थी। वही शैम्पू जो उसने आज सुबह उसके लिए मंगवाया था। एक लम्हे के लिए हर्षवर्धन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसे सुबह का अपना गुस्से भरा सलूक याद आ गया। वह शर्मिंदगी जो उसने पूरे दिन महसूस की थी अब कई गुना बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर बनी नमी को देखकर उसने तेजी से अपनी नजरें झुका ली। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, जैसे कोई बहुत जरूरी काम भूल गया हो। वह बिना एक शब्द कहे वापस मुड़ने वाला था। हेलो, आकांक्षा की धीमी मगर साफ आवाज कमरे में गूंजी। हर्षवर्धन के कदम फिर रुक गए। उसने धीरे से गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, मगर अब भी उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं थी। हाय, उसकी आवाज में गैर मामूली शक्ति थी। आकांक्षा ने गहरी सांस ली। यह हिम्मत करने का वक्त था। अगर वह आज नहीं बोली तो शायद फिर कभी बोल ना पाए। वह बिस्तर से उठी और उसके कुछ कदम दूर नजरें झुकाए खड़ी हो गई। मुझे आपसे कुछ कहना है। हर्षवर्धन ने माथे पर बल डाला। उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या? उसका लहजा संक्षिप्त और सख्त था। आकांक्षा ने अपने कांपते हाथों को दुपट्टे में छुपा लिया। मैं दरअसल आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। यह वो शब्द नहीं थे जिनकी हर्षवर्धन उम्मीद कर रहा था। उसकी आंखों में हैरत उभरी। शुक्रिया किस बात का? इन सब चीजों के लिए। आकांक्षा ने सोफे पर रख के शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा किया जो अब भी वहीं मौजूद थे। आपने मेरी जरूरत का ख्याल रखा। सच में मुझे इन सब चीजों की बहुत जरूरत थी। खास तौर पर वह आखिरी वाक्य कहते कहते रुक गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, मगर उसने हिम्मत करके अपनी बात पूरी की। खास तौर पर मेरी निजी जरूरतों की चीजों की। उसका इजहार, उसकी सच्चाई और उसकी आवाज में मौजूद शुक्रगुजारी हर्षवर्धन को बेबस कर रहे थे। वह शख्स जो सैकड़ों लोगों के सामने बातचीत करता था, करोड़ों के सौदे करता था, इस वक्त इस 22 साल की लड़की के सामने खड़ा गहरी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उस लड़की को जिसे उसने सुबह इतनी बेइज्जती से डांटा था, अब अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने पर धन्यवाद कहना पड़ रहा था। हर्षवर्धन ने लंबा सांस लिया और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं
तो उसकी सर्द गहरी आंखों में एक हल्की दरार नजर आई। तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज अब सर्द नहीं बल्कि दबी और थकी हुई थी। वह कुछ कदम चलकर उसके पास आया मगर उचित दूरी बनाए रखी। बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ। आकांक्षा ने चौंक कर अपना सिर उठाया। क्या उसने सही सुना था? हर्षवर्धन शर्मा और शर्मिंदा? मैं शर्मिंदा हूँ उस बर्ताव के लिए जो मैंने सुबह तुम्हारे साथ किया। वह गलत था। आकांक्षा खामोशी से उसे देखती रही। हर्षवर्धन को लगा कि उसे अपनी बात और स्पष्ट करनी चाहिए। वह अपनी जेबों में हाथ डालकर खिड़की की तरफ मुड़ा ताकि उसका सामना सीधे न करना पड़े। यह सारी स्थिति गलत है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी इतनी इमरजेंसी में विदाई ही करवाई। तुम्हें अपनी माँ से ठीक से मिलने या अपना सामान लेने का मौका भी नहीं मिला। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। यह शब्द उसने धीरे से कहे थे कि आकांक्षा को उन्हें अच्छे से सुनना पड़ा। हर्षवर्धन फिर उसकी तरफ मुड़ा। इस बार उसकी नज़र आकांक्षा की आंखों से मिली। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं वो नहीं जो तुम चाहती थी और शायद तुम भी नहीं, मगर अब हकीकत यही है। उसने अपनी टाई की नॉट पूरी तरह खोली और उसे सोफे पर फेंक दिया। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। हर्षवर्धन ने जिम्मेदारी पर जोर दिया और कहा, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता। सुबह जो हुआ वह मेरी गलती थी, मेरी कमी थी कि मैं यह अंदाजा नहीं लगा सका कि तुम्हें किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। यह अब दोबारा नहीं होगा। वह रुका, जैसे सोच रहा हो कि और क्या कहना है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुन्नी आंटी को बता सकती हो या मुझे बता सकती हो। अब तुम्हें मेरी अलमारी में चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी जुमले में हल्की सी तल्खी थी, मगर वह सुबह वाली नफरत नहीं थी बल्कि शायद एक शिकायत थी। आकांक्षा ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। हर्षवर्धन ने उसकी हिलती आइज देखकर कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस। उसने बात काटी। मैंने समझ लिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी आ गई। वो तनाव जो सुबह के वक्त था वह अब भी मौजूद था, मगर उसकी नीयत बदल गई थी। मैं फ्रेश हो जाऊं, हर्षवर्धन ने आखिरकार कहा, जैसे इस खामोशी को तोड़ना चाहता हो। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आकांक्षा वही खड़ी उसे जाता देखती रही। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, मगर इस बार खौफ से नहीं बल्कि हैरत से। वो शख्स ने जिससे वह सुबह इतनी नफरत करने लगी थी, उसने बात की थी, उसने अपनी गलती मानी थी, उसने उसे जिम्मेदारी कहा था। आकांक्षा के लिए यह लफ्ज वसीयत से कहीं बेहतर था। जिम्मेदारी में फिर भी थोड़ा सा अपनापन था। 1 महीना बीत गया। यह 1 महीना आकांक्षा ने अजीब सी खामोश झिझक में गुजारा था। हर्षवर्धन शर्मा से उसकी मुलाकात दिन में 2 वक्त होती, सुबह नाश्ते की मेज पर और रात को जब वह काम से वापस लौटता। वो अब उस पर चीखता नहीं था और आकांक्षा उससे डरती नहीं थी, मगर वे एक दूसरे के लिए अभी भी अजनबी थे। हर्षवर्धन अपनी दुनिया में मगन रहता, फोन्स, कॉल्स, लैपटॉप, फाइलें और ऑफिस। आकांक्षा ने खुद को किताबों में मसरूफ कर दिया था, जो मुन्नी आंटी उसके कहने पर लाइब्रेरी से ला देती थी। उनकी बातचीत हमेशा संक्षिप्त और काम की होती थी। गुड मॉर्निंग, वह नाश्ते पर अखबार पढ़ते हुए कहता, गुड मॉर्निंग। चाय का कप पीते हुए आकांक्षा धीरे से जवाब देती, किसी चीज की जरूरत हो तो आंटी को बता देना। यह उसका रोज का जुमला था। जी, यह उसका रोज का जवाब था। आकांक्षा ने बस 1 महीने में समझौता करना सीख लिया था। उसने मान लिया था कि वह हर्षवर्धन की जिंदगी में एक जिम्मेदारी के तौर पर शामिल हुई थी, जिसे वह बोझ समझकर नहीं तो कम से कम एक फर्ज समझकर निभा रहा था। वह उसके खाने पीने, कपड़े और आराम का हर ख्याल रखता था, मगर उसकी जिंदगी से, उसकी भावनाओं से उसका कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आकांक्षा सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर नहीं रहना चाहती थी। वह अमरपाल की बेटी थी, जिसने उसे ख्वाब देखना सिखाया था। एक शाम हर्षवर्धन ऑफिस से जल्दी लौट आया। वह लॉज में बैठा कॉफी पी रहा था, अपने लैपटॉप पर झुका हुआ। आकांक्षा ने महसूस किया कि आज उसका मूड बेहतर था। उसने हिम्मत जुटाई। आज उसने फैसला किया कि वह उससे बात करेगी। वह धीरे धीरे चलती हुई उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। हर्षवर्धन ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना सिर्फ आंखें उठाकर उसे देखा।
क्या बात है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, आकांक्षा ने अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहा। उसने गैर दिलचस्पी से जवाब दिया और उंगलियां कीबोर्ड पर वापस चल गईं। मैं यहाँ सारा दिन फ्री रहती हूँ। तो उसने अब भी उसकी तरफ नहीं देखा। तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो आंटी को बोलो, ड्राइवर को। आकांक्षा ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में इतनी मजबूती थी कि हर्षवर्धन की उंगलियां रुक गईं। उसने लैपटॉप का ढक्कन थोड़ा नीचे किया और अब गौर से उसे देखा। आकांक्षा ने गहरी सांस ली। मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है। मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। हर्षवर्धन को जैसे उसकी उम्मीद नहीं थी। उसने लैपटॉप बंद किया और उसे मेज पर रख दिया। मास्टर्स, वह गहरी भारी आवाज में बोला। आकांक्षा ने अब नजरें मिलाकर कहा। हर्षवर्धन ने कुछ देर उसे घूरा। उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। वो हैरान लग रहा था। तुमने पहले कितना पढ़ा है? उसने पूछा। उसके लहजे में अब भी वो गांव वाली लड़की का भाव था जो शायद बहुत मुश्किल कॉलेज में गई हो। आकांक्षा ने फक्र से सिर उठाया। वह चीज थी जो उसकी अपनी थी। मैंने BCA किया है, कंप्यूटर साइंस में। यह हर्षवर्धन के लिए एक और झटका था। वह जो बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स में हैरान नहीं होता था, इस वक्त वाकई हैरान हुआ था। उसे ऐसा लगा था कि वह किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट में सादा BA करके बैठी होगी। BCA कंप्यूटर साइंस, उसने दोहराया। जी, पापा चाहते थे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी आवाज भीग गई। हर्षवर्धन कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा। वह उस लड़की को देख रहा था जिसे वह 1 महीने से नजरअंदाज करता आ रहा था। वह उसे सिर्फ एक वसीयत का बोझ, एक गांव की सादी लड़की समझता रहा, मगर वह तो पढ़ी लिखी और अपने ख्वाब रखने वाली लड़की निकली। उसने अचानक फैसला किया। ठीक है, मतलब आकांक्षा को यकीन नहीं आया। मतलब मैं कल ही शहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पता करता हूँ। तुम अपने कागजात तैयार रखो। यह कहकर वह उठा, अपना लैपटॉप उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आकांक्षा उसे जाते देखती रही। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। इतना आसान था, उसने हाँ कह दी थी। अगले दिन हर्षवर्धन ने वाकई अपनी बात का मान रखा। उस शहर की सबसे बड़ी और बेहतरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के डीन से खुद बात की। आकांक्षा ड्राइवर के साथ अगले दिन यूनिवर्सिटी गई। आकांक्षा के रिकॉर्ड्स, उसके ग्रेड्स और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के कागज देखकर यूनिवर्सिटी के हेड भी इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सके। आकांक्षा के रिकॉर्ड्स इतने शानदार थे कि उसके मार्क्स इतने अच्छे थे कि उसे ना सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम में फ्री दाखिला मिल गया, बल्कि यूनिवर्सिटी ने उसे 100% स्कॉलरशिप भी ऑफर कर दी। यह खबर लेकर जब वह घर आई तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़े थे। वह हर्षवर्धन का इंतजार कर रही थी। रात को जब हर्षवर्धन आया तो आकांक्षा ने खुद आगे बढ़कर उसे खबर सुनाई। मेरा एडमिशन हो गया और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। हर्षवर्धन ने खबर सुनी। उसने एक लम्हे के लिए आकांक्षा के चमकते चेहरे को देखा। वह वाकई खुश थी और उसकी खुशी उसकी अपनी मेहनत की थी। यह हर्षवर्धन के सोर्स की नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी काबिलियत थी। हर्षवर्धन को अपने अंदर एक अजीब सी अनजानी खुशी महसूस हुई। यह तो बहुत अच्छी खबर है, हर्षवर्धन ने संजीदगी से कहा, मगर उसकी आंखों में एक नरमी सी थी। इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। आकांक्षा ने पहले समझा नहीं। सेलिब्रेट? हाँ। हर्षवर्धन ने अपनी घड़ी उतारकर मेज पर रखी। तैयार हो जाओ, हम डिनर पर बाहर जा रहे हैं। यह आकांक्षा के लिए तीसरा और सबसे बड़ा झटका था। 1 घंटे बाद वे शहर के सबसे महंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। यहाँ से पूरे शहर की रोशनियां सितारों की तरह बिखरी नजर आ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। आकांक्षा ने उन कपड़ों में से एक खूबसूरत गहरे रंग का सूट पहना था जो हर्षवर्धन ने उसके लिए मंगवाए थे। उसने हल्का सा मेकअप किया था और बालों को खुला छोड़ा था। इस खूबसूरत माहौल में वह कुछ घबराई हुई मगर बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर्षवर्धन ने उसे आज पहली बार ठीक से देखा। वह खामोशी से मेन्यू देख रही थी और उसकी पलकें जब नजर झुकाती बहुत घनी लगती थीं। तुम्हें मुबारक हो स्कॉलरशिप के लिए, हर्षवर्धन ने बातचीत का आगाज किया। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखे थे, काफी इम्प्रेसिव हैं। आकांक्षा ने
मेन्यू से नजरें उठाईं। शुक्रिया, और एडमिशन करवाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर मैं ना करता हेल्प तो एडमिशन नहीं होता। हर्षवर्धन ने उसकी बात काटी। वो तुम्हारे ग्रेड्स ने करवाया, मैंने सिर्फ दरवाजा दिखाया था। आकांक्षा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। फिर भी शुक्रिया। वेटर के ऑर्डर लेने के बाद उनके बीच एक बार खामोशी छा गई, मगर यह सुबह वाली झिझक भरी खामोशी नहीं थी, यह एक सुकून भरी खामोशी थी। तो कंप्यूटर साइंस से क्यों? हर्षवर्धन ने आखिरकार पूछा, जैसे वह वाकई जानना चाहता हो। आकांक्षा ने कंधे उचकाए। पापा को लगता था कि आने वाला दौर इसी का है। वो कहते थे मेरी बेटी गांव में रहकर दुनिया फतेह करेगी। वो मुस्कुराई। उन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। और तुम्हें क्या शौक है पढ़ाई के अलावा? यह पहली बार था कि हर्षवर्धन ने उसकी पसंद नापसंद में दिलचस्पी ली थी। आकांक्षा ने एक लम्हे को सोचा। मुझे बारिश बहुत पसंद है, जब मिट्टी की खुशबू आती है, और किताबें पढ़ना। हर्षवर्धन ने हल्का सा सर हिलाया। अजीब, मुझे बारिश से सख्त नफरत है। आकांक्षा हैरत से उसे देखती रही। नफरत क्यों? कीचड़, ट्रैफिक जाम करना, और सारा काम रुक जाता है। इट्स हेक्टिक। आकांक्षा उसके जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ी। यह इस एक महीने में पहली बार था कि वह उसके सामने खुलकर हंसी थी। हर्षवर्धन उसकी हंसी पर एकदम शॉक्ड हो गया। उसकी हंसी बहुत मासूम थी। आप हर चीज को काम और बिजनेस की नज़र से क्यों देखते हैं? उसने हंसी दबाते हुए पूछा। कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। हर्षवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? उसने टॉपिक बदला। मुझे पसंद है दाल चावल या साग। हर्षवर्धन मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी नायाब मुस्कुराहट थी। और मैं यहाँ तुम्हें इटालियन रेस्टोरेंट ले आया हूँ। नहीं, मुझे यह भी अच्छा लगता है, आकांक्षा ने जल्दी से कहा। और आपको क्या पसंद है? मुझे हर वो चीज जो तेज हो, उसने कहा, जैसे स्टेक और ब्लैक कॉफी। बिल्कुल तेज, बिना चीनी के, बिल्कुल आपकी तरह, आकांक्षा ने धीरे से कहा। और फिर एहसास हुआ कि वो क्या कह गई है। वह फौरन शर्मा गई। हर्षवर्धन ने यह सुन लिया था, मगर आज उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना। वो रात बहुत खास थी। पहली बार वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद, शौक और अपनी नफरतों पर बात की। आकांक्षा ने उस हर्षवर्धन को जाना जो सिर्फ गुस्से वाला और सख्त नहीं था, बल्कि जो अपनी पढ़ाई के दौरान अमेरिका में अकेला रहा था, जिसने अपने पापा का बिजनेस संभालने के लिए अपने शौक को छोड़ दिया था। और हर्षवर्धन ने उस आकांक्षा को देखा जो सिर्फ एक वसीयत या जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक काबिल और खूबसूरत रूह की मालिक थी, जिसकी आंखों में गांव की सादगी के साथ शहर को फतह करने के ख्वाब भी थे। जब वो रात को घर वापस जा रहे थे, गाड़ी में खामोशी थी, मगर इसमें अपनापन था। आकांक्षा के लिए वह दिन, वह डिनर उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। उसे लगा जैसे उसकी कैद में उम्मीद की एक खिड़की खुल गई हो। और हर्षवर्धन जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कनखियों से शीशे में उसके शांत चेहरे को देख रहे थे। दिल में सोच रहे थे कि लड़की इतनी आम नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसकी बातों में एक ठहराव है और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। कुछ तो खास है इसमें। पहली बार उसे अपने पापा की वसीयत बोझ नहीं, बल्कि एक तोहफा लगने लगी थी, क्योंकि उसके पापा ने एक शर्त रखी थी कि हर्षवर्धन जब आकांक्षा से शादी करेगा तभी उनकी प्रॉपर्टी उसे मिलेगी। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। आकांक्षा के यूनिवर्सिटी में दाखिले और उस पहले डिनर को 2 साल गुजर चुके थे। इन 2 सालों में शर्मा हाउस के इस खामोश मकान की फिजा पूरी तरह बदल गई थी। वह अजनबीपन जो इस घर की बुनियाद महसूस होती थी, अब एक खामोशी में बदल चुकी थी। वो खौफ जो आकांक्षा के दिल में हर्षवर्धन के लिए था, अब सम्मान और दोस्ती में ढल चुका था। उसका रिश्ता एक अनोखी डगर पर चल निकला था। वे अब भी कानूनी तौर पर मियाँ बीवी थे, मगर रहते अलग अलग कमरों में थे। पहले दिन की तलखी और शर्मिंदगी एक धुंधला सा ख्वाब बन चुकी थी। अब हर्षवर्धन वह सख्त और गुस्सैल आदमी नहीं था, कम से कम आकांक्षा के लिए नहीं।
और आकांक्षा उसके लिए अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही, वे एक अच्छे दोस्त बन गए थे। उनके दिन की शुरुआत अब सिर्फ गुड मॉर्निंग से नहीं होती थी। आकांक्षा, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ना, ऑल द बेस्ट। वह नाश्ते की मेज पर अपने लैपटॉप से नजर हटाए बगैर मगर लहजे में गर्म जोशी लिए कहते, जी शुक्रिया। और आपकी मीटिंग का क्या बना? कल आप काफी परेशान थे। वह उसके लिए ब्लैक कॉफी का मग आगे बढ़ाते हुए पूछती। पिछले साल जब आकांक्षा की सालगिरह आई थी वह खामोश रही। उसे लगा हर्षवर्धन को कैसे याद होगा, मगर उस रात जब वह यूनिवर्सिटी से लौटी उसका कमरा किताबों के नए सेट, पेंटिंग्स के सामान और एक छोटे से चॉकलेट केक से सजा था। हर्षवर्धन वहीं खड़े थे, थोड़ा सा छुपते हुए, जैसे कोई जुर्म करते पकड़ा गया हो। वो बोला, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट पर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखी देखी थी। हैप्पी बर्थडे। उस दिन आकांक्षा की आंखों में खुशी के जो आंसू आए उन्होंने हर्षवर्धन के दिल पर गहरा असर छोड़ा था। और जब हर्षवर्धन की सालगिरह आई, आकांक्षा ने उसके लिए कोई महंगा तोहफा नहीं खरीदा। उसने बस उस दिन उसके ऑफिस से लौटने पर अपने हाथ से उसकी पसंद का साग और मकई की रोटी बनाई। हर्षवर्धन जो दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, आज इस सादे खाने को ऐसे खा रहे थे जैसे इसका स्वाद दुनिया में और कहीं नहीं हो। कभी कभी जब हर्षवर्धन काम के बोझ से थक जाते, आकांक्षा खुद ही कह देती, आज मौसम अच्छा है, ड्राइव पर चलें। और फिर वे दोनों बिना किसी मंजिल के शहर की सड़कों पर घूमते। आकांक्षा अपनी यूनिवर्सिटी की बातें बताती, अपने प्रोफेसर के किस्से सुनाती। हर्षवर्धन उसे अपने बिजनेस के उतार चढ़ाव बताते, अपने नए प्रोजेक्ट का जिक्र करते। वे एक दूसरे के साथी बन गए, एक दूसरे का सुकून बन गए। मगर इस दोस्ती और सम्मान के मजबूत खोल के नीचे एक अनजाना जज्बा भी पनप रहा था, जैसे वे दोनों इसे स्वीकार करने से डरते थे। हर्षवर्धन ने कभी उसे बीवी होने का हक जताया नहीं और आकांक्षा ने भी कभी उसके कमरे की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। वे रात को अपने अपने दरवाजों पर एक दूसरे को गुड नाइट कहते और अपने अपने कमरों में चले जाते। फिर वह दिन आ गया जिसका आकांक्षा को इंतजार था। उसके मास्टर्स का आखिरी दिन था। लड़कियां काले गाउन और टोपी में भविष्य के ख्वाब आंखों में सजाए एक दूसरे के साथ हंस रही थी। आकांक्षा भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिछले पंक्तियों में स्टूडेंट के घर वालों के बीच हर्षवर्धन तन्हा बैठे थे। वही 3 पीस सूट, वही संजीदा चेहरा, मगर आज उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक फक्र का एहसास था। हर्षवर्धन ने अपने बेतहाशा व्यस्त शेड्यूल में से पूरा दिन सिर्फ उसके लिए निकाला था। स्टेज से ऐलान हो रहे थे, उसे कंप्यूटर साइंस में इस साल की टॉप पोजीशन हासिल करने पर गोल्ड मेडल दिया जाता है। आकांक्षा, हर्षवर्धन को एक लम्हे के लिए लगा कि उसने गलत सुना है। आकांक्षा को उसकी सहेलियों ने हल्का सा धक्का दिया। जाओ, यह तुम्हारा नाम है। तालियां गूंज उठी। आकांक्षा कांपते कदमों से उठी। हर्षवर्धन जो पिछली सीट पर बैठा था अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट थी जो आकांक्षा ने कभी नहीं देखी थी। एक खुली मुस्कुराहट के साथ आकांक्षा स्टेज पर चढ़ी। उसने डीन से अपना मेडल और डिग्री ली। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थी। मिसेज आकांक्षा, डीन ने माइक उसकी ओर बढ़ाया। बेहतरीन गोल्ड मेडलिस्ट, आप कुछ कहना चाहेंगी? आकांक्षा ने माइक थामा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक नजर सामने बैठे मजमे पर डाली। उसकी नजरें सीधी उस शख्स पर जा ठहरी जो उसके लिए तालियां बजा रहा था। उसने गहरी सांस ली। नमस्ते, उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो मैं बहुत अकेली थी। मुझे याद है मेरे पापा कहते थे कि शिक्षा वह जेवर है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आज यह जेवर मेरे पास है, मगर इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता। वह एक लम्हे के लिए रुकी और अपने आंसू पोंछे। मेरी यह कामयाबी, उसने भीड़ में खड़े हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, उस शख्स के नाम है जिसे दुनिया हर्षवर्धन शर्मा के नाम से जानती है। ऑडिटोरियम में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें हर्षवर्धन की तरफ उठ गईं। हर्षवर्धन जो कभी पब्लिक में इस तरह सीधे निगाह नहीं बनाता था, एकदम हैरान रह गया कि वह क्या कह रही थी। लोगों के पास आसमान नहीं होते, मेरे पास आसमान था मगर लोग नहीं थे। आकांक्षा की आवाज में अब गर्व था।
मैं एक वसीयत का बोझ बनकर इनकी जिंदगी में आई थी, एक जिम्मेदारी जिसे वह शायद कभी नहीं चाहते थे, लेकिन उस शख्स ने, मेरे पति ने, इस जिम्मेदारी को एक फर्ज की तरह निभाया। उसने मुझ पर भरोसा किया, उसने मुझे यह आसमान दिया और मुझे उस पर उड़ना सिखाया। हर्षवर्धन खड़ा रहा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था पूरा हॉल सुन लेगा। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आकांक्षा मुस्कुराई। उसके आंसू गालों पर बह रहे थे। लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे एक आदमी है जिसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। हर्षवर्धन, यह डिग्री, यह गोल्ड मेडल, यह आपका है। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं थी। हॉल तालियों से गूंज उठा। हर्षवर्धन ने अपनी जिंदगी में पहली बार आम जनता के सामने अपनी आंखों के किनारों को नम होते महसूस किया। वह उस लड़की की मोहब्बत, उसके भरोसे और उसकी बात पर हैरान रह गया। वह उससे नफरत से मिला था और आज वह उसकी कामयाबी का क्रेडिट हजारों लोगों के सामने उसे दे रही थी। जब वह घर लौटे, आकांक्षा थकावट से चूर मगर खुशी से निहाल थी। वह सीधा अपने कमरे में चली गई और अपना गाउन बदलने लगी। जब वह बाहर निकली तो हर्षवर्धन कहीं नजर नहीं आया। कहाँ है साहब? उसने मुन्नी से पूछा। बेटी, वह तो टेरिस पर हैं, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आकांक्षा हैरान रह गई। इतनी रात में टेरिस पर? सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंची। जैसे उसने दरवाजा खोला, वह हैरत से वहीं रुक गई। पूरी छत जो हमेशा खाली रहती थी आज सैकड़ों नन्ही रोशनियों से जगमगा रही थी। कोने में एक छोटी सी मेज थी जिस पर मोमबत्तियां जल रही थी और धीमी, बहुत धीमी संगीत की आवाज आ रही थी। हर्षवर्धन आज सूट में नहीं बल्कि एक साधारण काले पैंट और शर्ट में खड़ा था। आकांक्षा ने कांपती आवाज में कहा, यह सब क्या है? हर्षवर्धन उसके करीब आया। आज उसकी आंखों में वह सर्द मर्दाना ठहराव नहीं था, वह झिझक भी नहीं थी। आज उसकी आंखों में एक ऐसा जज्बा था जिसे आकांक्षा पहचान नहीं सकी। तुमने आज स्टेज पर जो कहा, हर्षवर्धन की आवाज गहरी थी। वो कहने की जरूरत नहीं थी। क्यों? आकांक्षा ने पूछा। वो सच था। आप नहीं होते तो वो अपना हाथ उठाकर उसे खामोश करवा देता। आज तुमने जो कहा वो मेरे लिए था, लेकिन अब मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो उसे मेज तक ले गया। हर्षवर्धन ने आकांक्षा के लिए कुर्सी खींची। बैठो। वह खुद उसके सामने बैठ गया। आकांक्षा ने देखा कि पहली बार हर्षवर्धन नर्वस है। जब मैं तुम्हें गांव से लाया था तो मैं गुस्से में था। मैं एक वसीयत पूरी कर रहा था, एक बोझ उठा रहा था। आकांक्षा ने नजरें झुका ली। उस सुबह जो हुआ था उसने 2 साल पुरानी तकलीफ का हवाला दिया। मैं आज तक उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सका। मैं सख्त था और तुम बहुत मासूम थी। हर्षवर्धन, प्लीज। आकांक्षा ने उसे रोकना चाहा। नहीं, मुझे कहने दो। उसने आकांक्षा का हाथ जो मेज पर रखा था अपने हाथ में ले लिया। आकांक्षा का पूरा वजूद उस लम्हे में थम गया। यह उनका पहला असली लम्हा था। मैंने तुम्हें जिम्मेदारी समझा, तुम्हें दोस्त समझा। मैंने तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सादगी को देखा। तुमने हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मेरे सख्त दिल में जगह बना दी। उसने गहरी सांस ली। आज जब तुमने स्टेज पर मेरा नाम लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के चक्कर में यह एहसास ही नहीं किया कि मेरी दुनिया तो मेरे घर में मौजूद है। वह अपनी कुर्सी से उठा और आकांक्षा के सामने घुटनों पर बैठ गया। आकांक्षा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसकी सांस रुक गई। हर्षवर्धन, यह क्या कह रहे हैं? उठो मत। उसने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। आज नहीं, हम कई साल से सगाई में हैं, मगर हमारा रिश्ता आज तक शुरू नहीं हुआ। वो शादी एक वसीयत थी, एक मजबूरी थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसे खोलते ही उसमें एक नाजुक सी हीरे की अंगूठी चमक रही थी। मैं आज उस वसीयत, उस मजबूरी को मोहब्बत में बदलना चाहता हूँ। उसकी आवाज में वह सारा मान, वह सारा प्यार था जो आकांक्षा ने कभी ख्वाब में सोचा था। आकांक्षा, क्या तुम इस सख्त और बोरिंग आदमी को अपना पति, अपना पार्टनर और अपना दोस्त दिल से कबूल करोगी? क्या तुम मुझे इजाजत दोगी कि मैं तुम्हें वह सारी खुशियां दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो? क्या तुम
मुझसे दोबारा शादी करोगी? आकांक्षा रो रही थी। यह खुशी के आंसू थे। उसने अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं तो तुम्हें उसी दिन कबूल कर चुकी थी, उसने धीरे से कहा, जब आपने मेरी पढ़ाई के लिए हाँ कहा था। हाँ हर्षवर्धन शर्मा, हाँ मुझे कबूल है। हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए अंगूठी उसकी उंगली में पहना गया। उसने आकांक्षा के आंसुओं को धीरे से अपने अंगूठे से साफ किया। मेरी गोल्ड मेडलिस्ट बीवी, उसने धीरे से कहा। मेरे गुस्सैल पति, आकांक्षा ने हंसते हुए जवाब दिया। उस रात उस शहर की रोशनियों से सजी छत पर दो दिलों ने अपने रिश्ते का आगाज किया। एक ऐसा रिश्ता जो वसीयत से शुरू हुआ था मगर अब मोहब्बत पर खत्म हुआ था और दोनों के बीच दिल से दिल की सगाई हुई और अगले हफ्ते शादी की तारीख निकाली गई। हर्षवर्धन ने आकांक्षा की मां को शहर बुला लिया और अगले हफ्ते धूमधाम से हर्षवर्धन और आकांक्षा की शादी हुई। सही मायने में आज वह दोनों शादी के रिश्ते में बंधे थे, क्योंकि सिर्फ समाज को दिखाने के लिए नहीं बल्कि मन से दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी स्वीकारा था। और सही मायने में कोई जीवन साथी तभी बनता है जब उसका साथी उसे मन से जीवन साथी स्वीकारता है। बिना दिल से स्वीकारे रिश्ता सिर्फ नाम का होता है, समझौते का होता है। आज रात पूरे हक से आकांक्षा हर्षवर्धन के कमरे में आई थी और अब दोनों का एक ही कमरा था और वो पूरे हक से हर्ष की चीजों को छू सकती थी। हर्ष बुरा नहीं था, बस उस पर रिश्ता थोपा गया था और थोपी हुई चीज किसी को पसंद नहीं होती। लेकिन जब उसने आकांक्षा को धीरे धीरे जाना और समझा तो वह वैसी ही थी जैसा जीवन साथी और दोस्त वो चाहता था। उनके रिश्ते में मोहब्बत के साथ साथ अब दोस्ती भी शामिल थी और उनका रिश्ता मन और रूह दोनों से जुड़ चुका था। और अब रिश्ता थोपा हुआ नहीं, पूरे मन से स्वीकारा हुआ था। हर्षवर्धन ने आकांक्षा को अपने साथ बिजनेस संभालने को भी कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आकांक्षा की पढ़ाई और उसकी अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा बर्बाद जाए। अब आकांक्षा और हर्ष दोनों मिलकर बिजनेस को संभाल रहे थे और उनका बिजनेस नई ऊंचाइयों को दिन पर दिन छू रहा था। हर्षवर्धन ने गांव में अकेली रहने वाली आकांक्षा की मां को भी शहर में अपने पास बुला लिया था। वह भी अब उनके साथ उसके बंगले में रहती थी। हर्षवर्धन और आकांक्षा अभी खुशहाल मोहब्बत भरी जिंदगी एक दूसरे के साथ जी रहे थे। उनका जीवन खुशियों से भर चुका था। दोस्तों, शादी कोई मजाक नहीं है। यह उन दो लोगों की मर्जी से ही होनी चाहिए जिन्हें शादी करनी है। किसी को भी इस रिश्ते को जबरदस्ती किसी पर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वक्त के साथ बाद में सब कुछ अच्छा ही हो जाए। कई बार कुछ लोग समझौते कर करके ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। वह अलग होने का फैसला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते और एक दूसरे को अपना भी नहीं पाते। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसे मैंने खुद से तैयार करके रिकॉर्ड किया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद पूरी तरह लेखक की कल्पना है। किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय या वास्तविक घटना से इसका कोई भी सीधा या प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा प्रदान करना भी है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। आपका समर्थन हमें ऐसी ही नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।